अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता कुछ हफ़्ते पहले हमने एक प्रोग्राम किया, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ तजावीज़ दी थी इकॉनमी की बेहतरी के लिए, अपने इकनॉमिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए। लेकिन यहाँ होता ये है कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से मुखलिस हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को डूबता हुआ देखते हैं, जब वो खून के आंसू रोते हैं तो वो जो भी उनसे बन पड़ता है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता ये कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि वो इस तरह क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान जो आज कर्ज़ों के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, इकॉनमी की हालत यहाँ तक हो चुकी कि डॉलर 230 को क्रॉस कर रहा है। 230 रुपये पाकिस्तान की करेंसी इस कदर वीकर हो चुकी है कि ये पहले 250 रुपये तक डॉलर जा चुका है, और हमारी फ्यूल की प्राइसेस, हमारी हर सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुई क्यों? हमने आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने इंपोर्ट को अमलन बैन कर दिया और इंपोर्ट को तकरीबन ज़ीरो के करीब कर दिया कि इंपोर्ट बिल्कुल कम कर दें और थोड़ा थोड़ा कोटा दे दें सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और अपने सारे मैन्युफैक्चरर्स को। कुछ कोटा बेस हमने इंपोर्ट की। उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारा जीडीपी भी कम हो गया, और जीडीपी कम होने के साथ हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ भी रुक गई, और बड़ी मुश्किल से हमने अचीव किया। जो IMF का प्रोग्राम है, मिन्नतों से, तरलों से, दुआओं से, इवन के माजरत के साथ, कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कॉल करना पड़ी और फिर हमें जाके ये पैकेज मिला IMF का, जस्ट 1 अरब 25 करोड़ डॉलर का, $1.25 अरब के पैकेज के लिए। क्योंकि हमें पता है कि जब तक ये पैकेज नहीं मिलेगा हमें कतर से फ़ंड नहीं आएंगे, हमें UAE से फ़ंड नहीं आएंगे, हमें सऊदी अरब से फ़ंड नहीं आएंगे, हमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दुनिया की जितनी भी फंडिंग एजेंसीज़ हैं हमें नहीं देंगी, और हमें मज़ीद लोन, हम 10 से 12 अरब डॉलर मज़ीद लोन की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब मुख्तसर सी बात यह है कि हम ये करना क्यों चाहते हैं? हम हमारे 72 सालों में जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, जो भी गवर्नमेंट आई है, जितने भी आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सब सिर्फ लोन के ऊपर काम करते हैं। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता, कोई अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको डेवलप करके उनको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने की बात नहीं करता। पाकिस्तान के गोल्ड की माइंस को रिकवर करके पूरी दुनिया में बेच के पाकिस्तान को खुशहाल करने की बात नहीं करता। हमारे जो आयरन के रिजर्व्स हैं, हमारे पास लिथियम के रिजर्व्स हैं, हमारे पास सॉल्ट के रिजर्व्स हैं, हमारे पास माइंस हैं, मिनरल्स हैं, हमारे पास जेट हैं, स्टोन है। देखें, पाकिस्तान के अंदर मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, मौसम भी हैं। जिस मुल्क के पास ये सब कुछ हो वो मुल्क कभी गरीब नहीं हो सकता। तो बात यह है कि जब इक़्तिदार से बाहर बैठते हैं तो हम इस तरह की बातें करते हैं। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो यही सेम बातें करते थे कि ये मुल्क गरीब नहीं है, हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, हमारा 60% यूथ है और हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, $1 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने किसी माइंस, मिनरल्स पे, किसी इस तरह के नेशनल प्रोग्राम पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे काम नहीं किया। और 6 से 8 माह उनके वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब यही प्लान करते रहे कि मैंने IMF के पास जाना है या नहीं जाना। एनीहाउ, अब सर बात यह है कि 72 सालों से कोई भी गवर्नमेंट स्वाय कर्ज लेने के और कर्ज लेके इकॉनमी को रन करने में और पुराने कर्जे चलाने में और पुराने कर्जे उतारने में और इकॉनमी का पहिया कुछ चलाने में सिर्फ कर्जों के ऊपर क्यों मुनहसर है? क्यों कर्जों पे क्यों बेस करती है? सबसे आसान तरीका यह है कि आप मीटिंग्स करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, आप सियासत करें, सारा दिन कोई काम ना करें और IMF के प्रोग्राम में मुल्क को मज़ीद ग़ुलामी की दलदल में दंसाएँ और मुल्क के लिए मज़ीद पाबंदियाँ लेके आएँ। और IMF ने इस वक्त जिन शराइत के ऊपर हमें कर्ज दिया है, मैं चंद एक का जिक्र करता हूँ जो इंतहाई ख़तरनाक है। उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त उन्होंने कहा, पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर अवामुन नास को रिलीफ देना चाहेगी तो डायरेक्ट किसी SRO के ज़रिए, किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए रिलीफ नहीं दे सकेगी। क्या करेंगे? असम्बली, कौमी असम्बली से आप बिल पास करवाएंगे, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी ही अवाम को रिलीफ देने के लिए असम्बली से बिल पास करवाएंगे और फिर रिलीफ दे सकेंगे। किस कदर शर्मनाक है ये बात कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी अवाम को सब्सिडी भी नहीं दे सकेगी। सेकंड, आपकी जितनी भी आपकी सब्सिडी थी सारी ख़त्म करवा दी। पेट्रोलियम के ऊपर लीवी मुसलसल बढ़ रही है और आज मैं गारंटी से कहता हूँ जो आज इलेक्ट्रिसिटी का रेट है पाकिस्तान की 72-75 साल की एज में कभी ये रेट नहीं हुआ। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्रीज से। 600 इंडस्ट्रीज़ को हमने लीड किया, देखा है।
आज इंडस्ट्री जिस हालत में है ये 72 साल में नहीं हुई। आपकी वीविंग बंद हो रही है, स्पिनिंग 80% स्पिनिंग मिलें बंद हो चुकी हैं, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से बंद होने को है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो इस वक्त आप कर चुके हैं, और पाकिस्तान के जो वज़ीर तवानाई हैं, जो वापडा के लोग हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार है, मैं समझ नहीं पा रहा कि उनको किस हकीम ने ये नुस्खा दिया कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं। बेशुमार इंडस्ट्री को 50 रुपीज़ प्लस का यूनिट आ रहा है, ये मैं बिल्कुल ऑन ग्राउंड बात कर रहा हूँ। 50 रुपीज़ की यूनिट आप पूरी दुनिया में कम्पीट कर ही नहीं सकते। इवन 30 रुपीज़ के यूनिट के साथ आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे ऑर्डर्स पहले ही कम हो चुके हैं। यूरोप का एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त इकोनॉमी का ये चल रहा है कि रशिया ने यूरोप की गैस बंद कर दी। गैस के बंद करने से यूरोप खुद इकोनॉमिक और इस वक्त एनर्जी क्राइसिस के अंदर है। तो पाकिस्तान का जितना भी कोटा यूरोप से था वो एक्सपोर्ट में काफ़ी हिस्सा हमारा कम हो चुका है। तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए। और दूसरा, हम कंपेटिटिव नहीं हैं। बांग्लादेश और इंडिया के रेट हमसे बहुत बेहतर हैं, तो पाकिस्तान की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, और डोमेस्टिक सतह पे तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है। ना लेबर जो है वो कंपनसेट हो पा रही है, ना मैनेजर अपनी सैलरी से हैप्पी है, ना ऑनर्स ही अपनी अर्निंग से हैप्पी हैं। तो इन सारे हालात में सिर्फ एक हल है, फौरी तौर पे, इमीडिएट तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हमें फौरी तौर पे एक एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हमें एक फोरम बनाना चाहिए। फौरी तौर पे पाकिस्तान की जो एनर्जी की प्राइसेस हैं इनको रिवाइज़ करना चाहिए। हमारे पास लोकल कोल अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हमारा जो लोकल कोल है उसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा है, तो सर वो इंडोनेशियन कोल के साथ, वो अफ़गानिस्तान के कोल के साथ मिक्स होकर यूज़ होता है। हमने गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट बंद कर दिया जो इंतहाई शर्मनाक है। हमें कोल गैसिफिकेशन पे डॉक्टर समर मुबारक मंद ने वो प्रोजेक्ट किया था, सक्सेसफुल किया था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अरबों रुपए लगाए थे। नून लीग की गवर्नमेंट में वो प्रोग्राम बंद हुआ था। मैं फिर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये एक मौदवाना गुजारिश करूँगा कि आप कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट को फौरी तौर पे शुरू करें। हमें एनर्जी का बहुत सख्त बहरान का सामना है। हमारे पास बिलियन ऑफ डॉलर्स का कोल ज़मीन के अंदर अवेलेबल है। अगर हम उस कोल को हम गैसिफिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, उससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत खातर खा रिलीफ मिलेगा। सेकंड नंबर पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन अगर आज हमने शुरू ना किया तो हमारी इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं होगी। हम एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क हैं, हमें हर सूरत डैम चाहिए। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि सैलाब में वो कितने मुआवन है। मैं ये समझता हूँ हमारी एग्रीकल्चर में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे आपके जो जितनी भी हमारी कल्टीवेशन है और हमारे पास जो सस्ती तरीन बिजली जो हम डैम से बना सकते हैं, हम कहीं और नहीं बना सकते। मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करता हूँ कि दुनिया में डैम से सस्ती आज भी कोई बिजली नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया में चैलेंज है कि आप मुझे डैम से सस्ती कोई और रिसोर्स बता दें कि जो इस कदर मुफीद हो, जिसमें आपके मुल्क की एग्रीकल्चर भी चलती हो, आपकी डेवलपमेंट भी चलती हो, और आपका पानी का रिजर्वायर भी हो, और अल्लाह जो रहमत बरसाते हैं उसको स्टोर करने का ज़रिया भी हो, और लाखों करोड़ों अवाम के लिए वो एक सस्ती बिजली का ज़रिया भी हो। तो हमें फ़ौरन डैम्स के प्रोग्राम शुरू करने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पर सर, हमें डॉलर को आम इंसान के लिए बैन करना पड़ेगा। आम किसी भी इंसान को डॉलर नहीं चाहिए, आम बंदे की डॉलर नीड नहीं है। इसके सारे काउंटर बैंक के अंदर होने चाहिए। आप प्राइवेट सारे लाइसेंसेस मुअत्तल कर दें कि प्राइवेटली किसी मनी चेंजर से किसी जगह से हमें डॉलर दस्तयाब ना हो, बल्कि कोई फॉरेन करेंसी अवेलेबल ना हो। हमें ये सारी की सारी जो है, हमने अगर एक्सपोर्ट करनी है तो एलसी खुलेगी, बैंक से एलसी खुलेगी। हमने मेडिकल की फ़ीस भेजनी है तो बैंक से हम भेजेंगे। हमने बाहर सफ़र करना है तो हम अपना वैलिड पासपोर्ट टिकट लेके बैंक जाएंगे तो बैंक से हमें मैक्सिमम $10,000 हमें मिल जाएंगे। तो हमें मनी चेंजर नहीं चाहिए, हमें दरमियान में ये लोग नहीं चाहिए। ये डॉलर को मिस यूज़ करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, और बहुत सारे लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉलर को ख़रीदते हैं, तो उससे डॉलर और मतलब हाइप क्रिएट करता है। और डॉलर की जब हाइप बनती है तो डॉलर ओपन मार्केट और इस वक्त बैंक का रेट 10 रुपये का डिफरेंस है। अगर आज बैंक का रेट इंटर बैंक 230 रुपये में डॉलर मिल रहा है तो ओपन मार्केट में 240 रुपये में मिल रहा है। तो इसको बंद होना चाहिए। नंबर 4, सर हमें अपना एक जोन डेवलप करना पड़ेगा। इसको हम आज कर लें, हम 10 साल बाद समझें। जब तक हम अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में करते रहेंगे हम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। हमें डॉलर के साथ डी अटैच करना है अपने आप को। इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान
पाकिस्तान मिल के ये 4 मुल्क अपनी एक करेंसी डेवलप कर रहे थे। हमें इस प्रोजेक्ट को दोबारा से इनिशिएट करना चाहिए। हमें अपनी एक एशिया की अपनी एक करेंसी बनानी चाहिए। हमें अपना एक बैंक बनाना चाहिए। हमें अपना एक मीडिया सेंटर बनाना चाहिए जो आलम इस्लाम को और मुसलमानों के मसाइल की सही अक्कासी करे और हमें रिप्रेजेंट करे। तो जब हम अपनी करेंसी, अपना बैंक, अपना मीडिया चैनल, अपने ये रिसोर्सेज डेवलप करने में हम आज कामयाब हो जाएं, चंद साल में हो जाएं, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, पाकिस्तान को जो वतन अजीज़ का खोया हुआ मकाम है वापस दिलाएंगे। और आखिरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब तक हम अपने अल्लाह के दिए हुए वसाइल ज़मीन से बाहर नहीं निकालेंगे, हम उनको बरूए कार नहीं लाएंगे, हम कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते। आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को, पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 30 अरब डॉलर से आप कहाँ ले जाएंगे? 60 अरब डॉलर पे ले जाएंगे। लेकिन 60 अरब डॉलर पे ले जाएंगे तो आपकी इंपोर्ट भी डबल हो जाएगी। तो वो गैप शायद हम उतनी तेज़ी से डेवलप ना कर सकें कि जो हम अपने गोल्ड को ट्रेड करके कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।